फर्स्ट ऑफ ऑल, चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए राजस्थान के डॉक्टर्स और अन्य सभी कर्मचारी सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ, परसुइंग माई MD इन जनरल मेडिसिन एंड द लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज अपन बात करेंगे राजस्थान सरकार के एक कह सकते हैं काला कानून, राइट टू हेल्थ बिल 2022, उसके बारे में बात करेंगे। ये किस तरह से ज़्यादती आरोपित करता है, किस प्रकार से ये एक संवैधानिक राज्य जो होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो उसकी भावनाओं का ध्यान में ना रखते हुए एक पुलिस स्टेट जिस तरह की, उदाहरण के तौर पे जैसे अंग्रेज़ सरकार हुआ करती थी, इस तरह के कानून ये लेके आई है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले इस कानून में, इस ड्राफ्ट में राइट टू हेल्थ के लिए राज्य सरकार ने आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम पहले किस तरह के इसमें लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपने भाइयों के लिए क्या संदेश है वो मैं देना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात इन्होंने करी आर्टिकल 47, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत राज्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। राज्य जैसे स्वास्थ्य मुहैया कराए, एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ चीज़ों को मुहैया कराए, पानी मुहैया कराए, इस तरह के कुछ प्रावधान उसमें हैं जो हालांकि जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल का अर्थ मतलब कोर्ट के थ्रू उनको नहीं मांगा जा सकता, लेकिन राज्य चाहे तो कानून बना के उनको दे सकता है। लेकिन ये जो उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि राज्य के पास जब भी संसाधन होंगे, राज्य संसाधन कैसे जुटाता है आप सबको पता है, टैक्स के थ्रू संसाधन जुटाता है। राज्य कोई चैरिटी शॉप नहीं है, ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। ये आपके और मेरे टैक्स के पैसों से ये सरकार चलती है। और ये जो फ्री बीज देने वाला सिस्टम है, या जो भी कहें, इस तरह की जो आजकल सॉप्स बांटी जा रही है, ये सब टैक्स के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से हो रहा है। तो राज्य अपने पास संसाधन जुटाए और ये प्रोवाइड कराए। मतलब क्या कि हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो भी है, चाहे तृतीय स्तर पर है, जिला स्तर पर है, या गांव के स्तर पर है, कम्युनिटी सेंटर है, ये सब प्रोवाइड करवाए। ये सब उसको प्रोवाइड कराने का अधिकार है, न कि कोई प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, कोई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये बाध्य करे। अपने जो संविधान ने इनके ऊपर जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत एक कर्तव्य सौंपा है, इसमें राज्य खुद इसको इम्प्लीमेंट करे, ना कि प्राइवेट पार्टीज़ को बाध्य करे ये पुलिसिया कानून बना के। दूसरी बात, इन्होंने हवाला दिया है एक्सपांडेड डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसकी एक्सपांडेड डेफिनेशन से बहुत सारे राइट्स निकले, जिनमें एक राइट है राइट टू हेल्थ। ये उसमें लिखा है कि राइट टू हेल्थ, और बहुत सारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये इंटरप्रिटेशन निकल के आया कि राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ केयर भी है, लेकिन राइट टू फ्री हेल्थ केयर कहीं नहीं है। ये समझने वाली बात है। लेकिन ये राज्य सरकार इस फंडामेंटल राइट का हवाला देते हुए, इस जनता के इस मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए ये बना रही है। तो इनको ये पता होना चाहिए कि राइट टू फ्री हेल्थ केयर सिर्फ पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही दिया जा सकता है। ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कि स्वीपिंग राइट नहीं है कि सभी लोगों को सभी तरह से फ्री हेल्थ केयर मिले, ये ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था के कुछ नियम होते हैं, वो प्रकृति के नियमों की तरह ही कठोर होते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी प्राइवेट क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर अपनी सेवा या कोई तरह की वस्तु है जो भी वो प्रदान करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या वो सरवाइव कर सकता है? तो कानून में इन्होंने लिखा, कहीं पे भी प्रोविज़न नहीं किया है कि उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा। वो जो सेवा उसने प्रदान करी है,
ये हम मानते हैं कि स्वास्थ्य बेसिक सेवा है, फंडामेंटल सर्विस है, फंडामेंटल राइट है लोगों का, लेकिन क्या इस फंडामेंटल राइट को निरंतर बनाए रखना ज़रूरी है या नहीं? क्या एक प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट कोई चैरिटी इस्टेब्लिशमेंट है? क्या इसको स्थापित करते टाइम इस तरह का नियम बनाया गया था कि ये चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, जो भी आएगा सबको फ्री दिया जाएगा? ये इकोनॉमी के प्रिंसिपल को भी आप समझें, वो असंभव है। अगला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू फूड भी उसकी लिबरल डेफिनेशन में, एक्सपेंडेड डेफिनेशन में आता है। अब फूड, भूख, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, सबको खाना खाने का अधिकार है। मेरे को राज्य सरकार से एक सवाल है कि राइट टू फूड आपने लागू किया, राइट टू फूड सिक्योरिटी लागू किया, ये फूड, ये अनाज जो आप बांटते हो बीपीएल को या जिसको भी, क्या ये किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू बंटवाया जा रहा है? हाँ, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक राशनिंग शॉप है या जो भी है, जहाँ से सरकार खुद वहन करती है इसको और प्रोवाइड करवाती है। क्या एक कोई होटल है उदाहरण के तौर पे, कोई ढाबा है कोई उदाहरण के तौर पर, कोई ऐसी संस्था है, क्या ये फ्री में खाना खिला सकती है? प्राइवेट संस्था कदापि नहीं खिला सकती। हाँ, कुछ चैरिटी जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है वो कर सकते हैं। मैं खुद कहता हूँ, राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना खोली हुई है, जिसमें 8 रुपये में सम्माननीय भोजन ऐसा उनका लिखा रहता है। क्यों लेते हो 8 रुपये? वहाँ पे जाहिर सी बात है भूखे लोग ही जाएंगे। ये बात भी तय है कि राज्य सरकार द्वारा फंडेड है, ये वित्त पोषित है, तो क्या फ्री में आप खाना नहीं खिला सकते? क्यों नहीं खिला सकते? क्यों चार्ज कर रहे हो आप? कारण बताइए। और राइट टू पोर्टेबल वाटर भी है इसके अंतर्गत राइट। आप म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू जो वाटर आता है, पानी आता है, कई सारे शहरों में इसको चार्ज किया जाता है, और प्रोवाइड कौन करवा रहा है? राज्य सरकार प्रोवाइड करा रही है, लेकिन वो प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू प्रोवाइड करवा रही है, इसलिए इसको चार्ज किया जा रहा है। मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, 100 यूनिटी क्यों, सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड कराओ। ये भी तो बेसिक पार्ट है, डिग्निफाइड लाइफ, सबको राइट टू हैव है इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। अगर आप इसको लिबरल डेफिनेशन, वो भी ज़रूरी है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। प्री मेच्योर थॉट, राइट टू परस्यू प्रोफेशन में सिर्फ डॉक्टर्स को ही बाध्य किया जा रहा है, दूसरे बहुत प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, क्या इनको एक फ्री लीगल असिस्टेंस है या फ्री सर्विसेज क्या देने के लिए बाध्य किया जा सकता? हाँ, इनकी तुलना नहीं की जा सकती, मैं ये मानता हूँ। मैं आपके कहने से पहले ये स्पष्ट कर दूँ कि हमारा प्रोफेशन थोड़ा अलग है, इसकी तुलना लीगल प्रोफेशन से या चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन सेवा तो सेवा है। क्योंकि आपने पहले ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से इसको जोड़ा हुआ है, उसके तहत हर आने वाला व्यक्ति जिसको फ्री सर्विस नहीं मिल रही है वो कंज्यूमर है। मुझे आप ये बात बताइए, कोई आदमी इमरजेंसी सर्विसेज लेता है, आपने कहा कि इसको फ्री सर्विस देनी है, क्या उस वक्त वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे के अंदर रहेगा या बाहर? इस तरह की कोई बात इस कानून में नहीं की गई है, तो ये प्री मैच्योर है। अगला मैं कहना चाहता हूँ, ये राज्य सरकार, ये कह लो कि आप पॉपुलिस्ट स्कीम कह लो या चुनावी घोषणाएं कह लो, सबको फ्री सर्विसेज दे रही है। ये राज्य सरकार शराब का धंधा करने वाली सरकार, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो भी राज्य सरकार है शराब का धंधा करने वाली सरकारें हैं, जो शराब के थ्रू अपना एक्साइज और कस्टम, ये जो भी इनकम ये कमाते हैं, क्या ये कोई नैतिक धंधा है? आप मुझे बताइए। इसके थ्रू होने वाली कितनी बीमारियां हैं, कौन सा हेल्थ बेनिफिट है जो सरकार का शराब के थ्रू हो रहा है? कई राज्य सरकारों ने बैन किया, राजस्थान की राज्य सरकार शराब को क्यों प्रतिबंधित नहीं कर सकती? कितने लोग अल्कोहलिक लिवर डिजीज से या अल्कोहल से होने वाली हार्ट प्रॉब्लम से या उनसे होने वाली अन्य बीमारियों से, गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित है, आज ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। ये ही लोग आज सरकारी हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एक तरह का सेवाएं ले रहे हैं, और मैं कहूँगा कि अनावश्यक इस नशा करने की वजह से, व्यसन की वजह से अनावश्यक बर्डन बने हुए। तो ये अनैतिक धंधा करने वाली सरकार आज मोरल
ज्ञान दे रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सरकार को इसमें अंतर मंथन करने की सख्त आवश्यकता है। छठी बात मैं अपनी कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, जैसा हमने पहले बताया, किसी भी व्यापारी को सेवा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। राज्य सरकार खुद कई तरह की राजकीय सेवाएं प्रदान कर रही है। कई तरह के होटल है, टूरिज्म है राज्य सरकार के। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल एक रोडवेज है जिसके थ्रू ये सेवाएं दे रहे हैं। क्यों चार्ज करते हैं, क्या आवश्यकता है? अब ये कहेंगे कि इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको धारणीय बनाने के लिए, ठीक है। ये जिस तरह से सरकार, जिसके पास अनाप शनाप पैसा है टैक्स का, उसको भी सस्टेनेबल बनाने के लिए सर्विस चार्ज करना पड़ रहा है, तो क्या एक छोटी सी संस्था चलाने वाला व्यक्ति, जो कि कोई भी हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक कोई नर्सिंग ऑफिसर हो सकता है, क्या उसको ये बाध्य किया जा सकता है? क्या वो सस्टेन कर सकता है इस तरह की फ्री सेवाएं दे के? नहीं। अगला मैं कहना चाहता हूँ 7 नंबर बात मेरी, कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाई है, यानी कि जिला विकास प्राधिकरण से मैं आपको बता दूं कि इनके पास एक न्यायिक शक्तियां होती हैं जो कोर्ट है उसके एक्स्ट्रा, उसके अलावा ये ऐसी प्राधिकरण हैं, संस्थाएं हैं जिनके पास न्यायिक शक्तियां हैं। लेकिन इसको गठित करने वाले लोग, हाँ, बात करें जिला कलेक्टर की, बात करें जिला प्रमुख की, बात करें, ये तो सब एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारी है और कुछ चुने हुए मेंबर, सेलेक्टेड मेंबर, जो कि जाहिर सी बात है, मेरे को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के जो सत्तारूढ़ दल है उसके सदस्य मनोनीत होंगे उसमें। मुझे ये बताइए कि किसी भी तरह की टेक्निकलिटी जो कि चिकित्सकीय उपचार में है, क्या एक जिला प्रमुख जो कि राजनीतिक व्यक्ति है इसको समझता है? वो कतई नहीं समझता। मैं कहता हूँ जिला प्रमुख ही क्यों, जो दूसरे लोग हैं, जो माननीय जो है जिला अधिकारी है या जिला आयुर्वेद अधिकारी है, जो कि आयुर्विज्ञान के, मेडिकल साइंस, जो मॉडर्न मेडिसिन साइंस, उनसे परिचित नहीं है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो ऑफिसर हैं वो आयुर्वेद के तौर तरीक़ों से सहमत नहीं है, क्या ये लोग न्याय देने में सक्षम हैं? कतई सक्षम नहीं है। क्या ये लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिए हुए हैं, जैसे परमानंद कटारा केस है ना, कई तरह के मैं केसेस का हवाला दे सकता हूँ, क्या इन केसेस में दिए गए जजमेंट की भावनाओं के अनुरूप ये अपने निर्णयों को देंगे? कतई नहीं देंगे, न दे सकते हैं, क्योंकि वो इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, उनकी न कोई ट्रेनिंग हुई है। और जब इतिहास गवाह है, जब भी असक्षम लोगों को, यानी कम काबिल लोगों को किसी एक्सपर्टीज विशेष पर न्याय देने के लिए बिठा दिया जाता है, तो ये एक ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा, यानी न्याय का मजाक मुझे लगता होगा। अगली बात मैं रखना चाहता हूँ कि कोरोना का समय आया है, राज्य सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए, कई डॉक्टरों ने, ख़ास तौर से मॉडर्न मेडिकल साइंस के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा की। ये एक हमारा नैतिक दायित्व था जिसको हमने निभाया। आज कोरोना चला गया है, तो नैतिक दायित्व सभी वैद्य, सभी चिकित्सक निभाते हैं। ये कोई लुच्चों लपंगों का प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पे आने वाला हर आदमी एक गंभीर व्यक्तित्व लेके आता है, जिसने बहुत ही जीवन का लंबा समय काल अपने पढ़ने में दिया है, एक ज्ञान अर्जन करने में किया है। तो इस तरह की जो आरोपित करने वाली चीज़ें हैं, ये सर्वथा गलत है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, क्या किसी भी चिकित्सक को, वेद को, मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ, ऑनेस्टली, आप कनपट्टी पे जो गन रख के, डंडा रख के क्या इलाज करवा सकते हैं? हम फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से आप हमें उपस्थित कर सकते हो, क्या हमें मानसिक रूप से भी आप कानून के जोर पे उपस्थित कर सकते हो? ये संभव ना तो है ना होगा। हाँ, भौतिक रूप से आप उपस्थित कर सकते हो, जनता को दिखाने के लिए आप जो पॉपुलिस्ट चीज़ों का सहारा लेते हो वो एक बात अलग है। लेकिन इससे पहले आप ये जो जितने भी गोरख धंधे हैं, मैं तो कहूँगा जो वो छोड़िए, जिसमें शराब है, अफीम है, गांजा है, सब
आज लाइसेंस शुदा दुकानों से मिलती है। इसमें आप कहोगे रोज़गार मिलता है, बिल्कुल मौत का सामान बेचने का रोज़गार मिल रहा होगा, लेकिन इसको जस्टिफाई, इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लास्ट में मैं अपने प्रोफेशन के सभी बंधुओं से आई एम हियर बाय अपीलिंग टू ऑल आवर ब्रेदरेन कि सरकार कोई भी काला कानून बनाए, अगर आप संगठित हैं तो ही आप इसका पुरजोर विरोध कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसे झेलना पड़ेगा। आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होती है। और मैं कहता हूँ किसानों ने डट के न्याय लिया। एक केंद्र की शक्तिशाली सरकार जिसने कुछ कानून बनाए, उनको समझाया, उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन के दम पे समझाया या जैसे भी समझाया, अंत में सरकार को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। इसी तरह से ये राज्य सरकार जो कि ये चुनावी माहौल बना रही है, इसको भी अपने निर्णय वापस लेने पड़ेंगे। अगर आप सब सुगठित हैं, संगठित हैं, तभी इनकी जो है पुरजोर तरीके से काट कर सकते हैं। हमारा काम सेवाएं देने का है, लेकिन मैं सभी डॉक्टर बंधुओं से, सभी जो वरिष्ठ जन हैं हमारे, उनसे कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप इस बिल का विरोध करें और आने वाली पीढ़ी के लिए आप ये जिस तरह का आपकी चुप्पी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, कमर तोड़ देने वाली हो सकती है। और मैं यूँ कहूँगा कि पूरे पेशे को, पूरी कौम को, पूरे प्रोफेशन को इस तरह से बाध्य कर दिया जाएगा, घुटनों पे लाया जाएगा इस तरह के कानून बना के। आज ये कानून है, कल को कोई और कानून होगा, जो कि आपको रोकना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।